Dear students, in our last lecture, we have studied about traditional control techniques in which budgetary control and break-even point analysis were the important techniques about which we have discussed. Today, we shall try to know about the modern control techniques. आधुनिक नियंत्रण प्रणालियाँ नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण तकनीक हैं जिनका प्रयोग आधुनिक वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इनमें 5 तकनीक मुख्य हैं। फर्स्ट, प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस यानी कार्यक्रम रेखाचित्र विश्लेषण, जिसमें हम पहले एक रेखाचित्र बनाते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण की सहायता से उस रेखाचित्र को समझते हैं, उसको लागू करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT एंड CPM, ये 2 मुख्य तकनीक हैं। दूसरी, रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात तय करके उन अनुपातों को हम नियंत्रण के तकनीक के रूप में प्रयोग करते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, फोर्थ मार्केट वैल्यू एडिड एंड फिफ्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आज हम PERT एंड CPM, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड यानी प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, इस तकनीक को समझने का प्रयास करेंगे। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी PERT एंड क्रिटिकल पाथ मेथड यानी CPM। इन तकनीकों का गहन विश्लेषण इस प्रकार से है। फर्स्ट, we shall try to understand about the procedure of PERT and then CPM. PERT क्या है और किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, PERT जिसकी फुल फॉर्म प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, यानी सबसे पहले हम जो काम करना चाहते हैं उसका प्रोग्राम बनाएं, उसका कार्यक्रम बनाएं, यानी उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो डिसाइड करें, उसके बाद उसका मूल्यांकन और फिर पुनर्मूल्यांकन। तो इस तकनीक को नाम दिया गया है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसके 4 स्टेप हैं। फर्स्ट, टू डिटरमिन दी एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। सबसे पहले हमने जो काम करना है उसमें कितनी क्रियाएं होंगी, कितने स्टेप होंगे, हम ये डिसाइड करते हैं। जो स्टेप होते हैं उनको इवेंट्स कहा जाता है और जो हमारे द्वारा 2 स्टेप लिए जाते हैं उन दोनों स्टेप्स के बीच की गतिविधि को एक्टिविटी कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया है। हमारे पास 1 जनवरी को एक ऑर्डर आया कि हमारे लिए कार बना के दो। हमने कुछ पार्ट्स बाहर से मंगवाने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिए और उसकी जो बॉडी थी कार की वो हमने स्वयं बनानी शुरू कर दी। 4 दिन बाद हमारे पास बाहर से जो ऑर्डर दिए थे वो सारे पार्ट्स पहुंच गए। बॉडी बनाने में हमें 7 दिन का समय लगा और 5 दिन हमें उसको असेंबल करने में लगे। अगर हम पहले पार्ट्स का ऑर्डर देते हैं, 4 दिन बाद हमारे पास पार्ट्स आते हैं, उसके बाद हम
उसकी बॉडी बनाने का काम शुरू करते हैं, 7 दिन हमें बॉडी बनाने में लगते हैं, और उसके बाद हम उनको असेंबल करने का काम शुरू करते हैं, 5 दिन असेंबल करने में लगते हैं। तो हम 16 दिन में उस कार को तैयार कर पाते हैं। पर टाइम को सेव करने के लिए हम एक तरफ पार्ट्स का ऑर्डर दे देते हैं 1 जनवरी को ही, और 1 जनवरी को ही हम बॉडी बनाने का काम शुरू कर देते हैं, यानी 2 एक्टिविटी एक साथ शुरू कर देते हैं, ताकि हम कम से कम समय में कार को तैयार कर सकें। और क्योंकि 7 जनवरी तक हमारी बॉडी तैयार होती है, उधर 4 जनवरी को हमारे पार्ट्स आ जाते हैं और हम असेंबलिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम 16 दिन की बजाय सिर्फ 12 दिन में ही कार को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट में दिखाया गया है एक चार्ट बना करके कि 1 जनवरी को जो फर्स्ट नीचे 1, 2, 3 ये एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं और 4 इवेंट दिखाई गई हैं, A, B, C, D, दीज आर 4 इवेंट्स एंड 1, 2, 3 दीज आर 4 एक्टिविटीज़। तो 1 जनवरी को हमें कार बनाने का ऑर्डर मिला, ये एक इवेंट है, इसको हम इवेंट बोलते हैं इस तकनीक में, और हमने बाहर से पार्ट मंगवाने का ऑर्डर दे दिया 1 जनवरी को ही। 4 दिन में हमारे पार्ट्स हमारे पास पहुंच गए 5 तारीख को। तो B दूसरी इवेंट है जो कि 5 जनवरी को हुई, जिस दिन हमारे पास पार्ट पहुंचे। और A से B तक ये एक एक्टिविटी कहेंगे इसको हम, कि ऑर्डर प्लेस करने से लेकर के 1 जनवरी से और 5 जनवरी तक हमारे पास जो पार्ट पहुंचे, दिस इज एन एक्टिविटी, कि एक एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई, यानी हमारे पास पार्ट्स पहुंच गए। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2 बिंदु हर एक्टिविटी के लिए चाहिए, और उन 2 बिंदुओं को हम इवेंट्स बोलते हैं, 2 इवेंट कहेंगे उनको। तो हर एक्टिविटी में 2 इवेंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक जिस दिन वो एक्टिविटी कंप्लीट होती है, दीज आर कॉल्ड इवेंट्स। तो PERT और CPM में सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स ये डिसाइड करते हैं, उसके बाद उनका एक चार्ट बनाते हैं, जैसे सेकंड नंबर पॉइंट में बना के दिखाया हुआ है। उसके बाद थर्ड, एस्टिमेट्स ऑफ टाइम, हम समय का अनुमान लगाते हैं कि कितना कितना समय इन एक्टिविटीज़ को पूरा करने में लगेगा। और समय के जो अनुमान हैं वो हम 3 विकल्प उनके रखते हैं कि अगर परिस्थितियां बहुत अच्छी रही तो कितना समय लगेगा, अगर नॉर्मल कंडीशंस रही तो टाइम कितना लगेगा, और वर्स्ट कंडीशन में कितना समय हमें उस काम को पूरा करने के लिए लगेगा। जैसे अगर हमारे सारे आदमी ठीक ठाक रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और मौसम भी ठीक रहते हैं और हर तरह से हमारे फेवर में है सारी परिस्थितियाँ, तो उनको हम बेस्ट कंडीशन कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों के लिए कितना समय लगेगा। तो बहुत कम टाइम में हम वो काम पूरा कर लेंगे, और नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर वर्स्ट कंडीशन होगी, हमारे आदमी बीमार हो जाते हैं या मौसम साथ नहीं देते या और दिक्कतें किसी तरह की आ जाती हैं, तो ऐसी बेकार परिस्थितियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये 3 एस्टीमेट समय के हम तय करते हैं, और उसके बाद एक फॉर्मूले से जो कि साइंटिफिक होता है, उससे हम तीनों का एवरेज नोट करते हैं, तो वो होता है टाइम एस्टीमेट। तो जैसे सेकंड नंबर पर जो हमने चार्ट बनाया हुआ है उसमें दिखाया है कि A से B एक्टिविटी का 4 दिन का टाइम लगेगा, यानी पार्ट्स जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें कार के पार्ट्स आने में हमें 4 दिन लगेंगे। उसके बाद B से C एक्टिविटी में 7 दिन का समय लगेगा। ये एवरेज टाइम है, तीनों प्रकार के टाइम डिसाइड करके उनका एवरेज लेने के बाद जो समय आया वो हमने ये लिखा है, और उस टाइम को ही चार्ट पे हम दिखाते हैं। तो 7 दिन में हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी और 5 दिन पूरी कार को असेंबल करने में लगेंगे। तो इस टाइम एस्टीमेट के बाद फोर्थ हमारा स्टेप होता है डिटरमिन द क्रिटिकल पाथ, कि जो
ऐसा मार्ग कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो उसको समझने के लिए हम चार्ट का सहारा लेंगे और